हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी हुए नए सिलेबस के अनुसार है। आप हमारे मॉडल पेपर को देखिए, जो कि मॉडल पेपर है, बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पेपर आएगा उसी के अनुसार बनाया गया है। आपकी तैयारी आपके मॉडल पेपर से और मजबूत होगी। तो पूरे पेपर को आप हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना मॉडल पेपर। देखिए, राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। सबसे पहला भाग आता है अपना राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न। इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है और यह किन किन जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और दोस्तों दो जिले में, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर जिले के चीकली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस झील में जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जल महल स्थित है। निम्नलिखित में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस झील में जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जल महल स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मानसागर झील। मानसागर में है दोस्तों ये जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जल महल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मानसागर झील। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है। राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है तो वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी नदी हो जाएगी काकने। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काकने। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। बताइए, राजस्थान में कुल वार्षिक वर्षा का औसत है वो कितना है, तो औसत है 57.51 है 57.51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 57 से 58 सेमी दे रखा है, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है। देखिए, अंधेरी परियोजना है, ये कौन से जिले में है, तो दोस्तों अंधेरी परियोजना ये अंधेरी नदी पर है और ये 12 में है। कहाँ पर है? 12 में। तकली जो सिंचाई परियोजना है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कोटा में है और ये तकली नदी पर है। सुकली जो परियोजना है ये दोस्तों सिरोही में है और ये सुकली नदी पर है। सरदार समद है दोस्तों, सरदार समद बांध है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये पाली में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, इसका बिल्कुल सही, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में सालर के वनों का विस्तार है। बताइए, निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में सालर के वनों का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सालर के वनों का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सालर के वनों का जो विस्तार है वो उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, अजमेर है। उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, अजमेर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में केसरबाग अभ्यारण्य व रामसागर अभ्यारण्य स्थित है। बताइए, कौन से जिले में केसरबाग और रामसागर अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2014-15 में किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2014-15 में। 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है। राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75/25 में। 75/25 में होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं दोस्तों। एक तो है श्रीगंगानगर और एक है बाड़मेर, ठीक है। इन दोनों की सीमाएं दोस्तों, बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है और गुजरात के साथ में भी सीमा लगती है, और गंगानगर की सीमा है वो पंजाब से लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप बहुदिशात्मक पवनों के प्रभाव से निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप है बहुदिशात्मक पवनों के प्रभाव से निर्मित होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही स्थान से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित झीलों को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही स्थान से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ झील का नाम है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ झील का नाम है, दूसरी तरफ स्थान है। बताइए, कावद झील कहाँ पर है, दोस्तों कावद झील है ये जैसलमेर में है। फलोदी झील का है तो दोस्तों ये फलोदी में है। ताल छापर झील का है तो दोस्तों ये चूरू में है। और काचोर झील है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सीकर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। गग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर गग्गर नदी का जो उद्गम है वो है कालका माता मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना का संबंध किस जिले से है। राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डूंगरपुर से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों ये 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक तो शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा उपाद्र प्रदेश, चौथा आर्द्र प्रदेश और 5वां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। 5 भागों में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके अलावा दोस्तों टिवार को
डिवार्थी, कोपेन और थोर्नफेट, इन्होंने दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 4-4 भागों में बांटा है सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करना है। असुमेलित कौन सा है उसकी पहचान करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। बंद बारेठा करौली, गलत हो जाएगा। बंद बारेठा कहाँ है? तो ये भरतपुर में। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ है? जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। वन विहार कहाँ है? तो दोस्तों धौलपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक तथा करौली जिलों में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक तथा करौली जिलों में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा का। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ कहां से कहां तक हुआ? राजस्थान में रेल सेवा का प्रारंभ कहां से कहां तक हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये हुआ था दोस्तों आगरा पोर्ट से बांदीकुई, आगरा पोर्ट से बांदीकुई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान राहत कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? राजस्थान राहत कोष का गठन है वो कब किया गया था? तो ये 2005-6 में किया गया था दोस्तों, राजस्थान राहत कोष का गठन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग सेकंड के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर है वो किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसको और क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किसको? गणेश्वर को। 22 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के शासक महाराणा समर सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? मेवाड़ के शासक है महाराणा समर सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों वो किया था 26 वर्ष तक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 26 वर्ष तक। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, 26 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण नहीं था। बताइए असफल होने का मुख्य कारण कौन सा नहीं था, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, ये भी बिल्कुल सही है। क्रांति की जो शुरुआत है कुछ सीमित स्थानों पर हुई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कारण है। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये असफल होने के तीनों कारण है। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्रांति असफल होने का मुख्य कारण ये नहीं है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक कारण ये भी था कि शिक्षित वर्ग है वो दोस्तों तटस्थ रहा था, उन्होंने भाग नहीं लिया था और विरोध भी नहीं किया था। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, ठाकुर देशराज द्वारा दिल्ली में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ठाकुर देशराज द्वारा दिल्ली में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी कब? तो ये वर्ष 1931 में की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टाकों तथा रहस्यमयी सुरंग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टाकों तथा रहस्यमयी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, संत चरणदास जी तथा उनके शिष्यों द्वारा रचित रचनाओं की भाषा है। संत चरणदास जी तथा उनके शिष्यों द्वारा रचित रचनाओं की भाषा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है मेवाती। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाती। 27 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए असुमेलित बताना है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए शहरी जनजाति के पुरुषों की अंगरखी, शहरी जनजाति के पुरुषों की अंगरखी को क्या कहते हैं? इसको सलूका बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, बीलों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र है वो दोस्तों बीलों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला जो मोटा वस्त्र है उसको बोलते हैं पोतिया, ये भी बिल्कुल सही है। बीलों की तंग धोती उसको देपाड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही है। शहरी जनजाति के पुरुषों का जो साफा है वो कोयत है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शहरी जनजाति के पुरुषों का जो साफा है वो खपटा होता है, क्या होता है? खपटा बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है? बताइए कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई का मिश्रित रूप है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है सतारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सतारा। 29 नंबर का प्रश्न है, श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? श्री महावीर जी के मेले का आयोजन है वो कौन से जिले में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये किया जाता है दोस्तों करौली में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वालन नृत्य। वालन नृत्य दोस्तों ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है, बाकी हाथीमना, द्विचक्री और भगोरिया नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का जनरल डायर है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांडर छज्जू सिंह, कमांडर छज्जू सिंह। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। कमांडर छज्जू सिंह ने 1925 में यानी कि 14 मई 1925 को दोस्तों किसानों की सभा पर इन्होंने गोलियां चलवा दी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, जिसमें कई लोग मारे गए थे। 32 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को हुई, बिल्कुल सही बात है। प्रजामंडल का उपाध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ये जो माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है, इनको महामंत्री बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बयान। ठीक है, और महामंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। तो ये अपना बी नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा।
तीसरा देखिए दोस्तों इसमें चंद्रकांता कुमारी और भगवती देवी बिश्नोई प्रमुख महिला नेत्री थी, बिल्कुल सही है। प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अपने को बताना था असत्य कथन यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल का दोस्तों ये प्रश्न है। आगे देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो माणिक्यलाल वर्मा ने की अपने साथियों के साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महामंत्री बनाया गया है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा को। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य नहीं था। मारवाड़ सेवा संघ का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? भंवरलाल सराफ थे, जनारायण व्यास थे, प्रयागराज भंडारी थे, लेकिन दामोदर दास सेठी है वो नहीं थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कहाँ का शासक था? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये बांसवाड़ा के शासक थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने ऐसा कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। आगे देखिए उदयपुर में स्थित सहस्त्र यानी कि सास बहु मंदिर मूलतः किस देवी देवता को समर्पित है? तो कौन से देवी देवता को समर्पित है सहस्त्र बहु मंदिर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों, ये जो मंदिर है ये विष्णु को समर्पित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल तथा राजावाटी आदि किस बोली की उपबोलियां है? तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल तथा राजावाटी आदि किस बोली की उपबोलियां है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये किस बोली की उपबोलियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ढूंढानी की। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ढूंढानी की। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो तथा निचोल आदि प्रकार है। दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो तथा निचोल आदि प्रकार है। तो दोस्तों ये किसके प्रकार है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रकार है दोस्तों किसके? तो ये ओढ़नी के प्रकार है, किसके? ओढ़नी के प्रकार है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ओढ़नी के नहीं, दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो तथा निचोल, ये दोस्तों क्या है? तो ये स्त्रियों के परिधान में है, लेकिन यहाँ पर ये जो साड़ी है, ठीक है, उनके नाम है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओढ़नी नहीं होगा दोस्तों, साड़ी होगा, ठीक है, साड़ी के प्रकार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साड़ी के प्रकार है दुकुल, चीर पटोरी, चोरसो तथा निचोल। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर जो मशक दे रखा है ये सुशीर वाद्य यंत्र है दोस्तों, जो चमड़े की सिलाई करके इसको बनाया जाता है। और दोस्तों एक और से मुंह में हवा भरी जाती है, ठीक है, और इसमें सवर निकलते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शीतला माता मेला। शीतला माता मेला को दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से भरतपुर तथा अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से भरतपुर तथा अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बम नृत्य। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बम नृत्य। कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 3 में भारतीय संविधान के दोस्तों अपने 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान के, ठीक है, 5 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक का उल्लेख है वो दोस्तों मौलिक अधिकारों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये भाग 3 में यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, 6 माह की अवधि तक दोस्तों वह विधानमंडल का सदस्य रह सकता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उसको विधानमंडल का सदस्य है वो रहना ही होगा, मतलब चुनाव जीतना ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 माह है। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था, इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? किस प्रकार का न्याय वर्णित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, वो है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए अनुच्छेद दोस्तों देखिए अनुच्छेद 222 के अंतर्गत है दोस्तों ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित है वो करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिला कलेक्टर की मुख्य भूमिका कौन सी होती है? राजस्थान के जिला कलेक्टर की मुख्य भूमिका कौन सी होती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिला कलेक्टर की जो मुख्य भूमिका है वो होती है दोस्तों देखिए राजस्व और कानून व्यवस्था का समन्वय। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है वो कितना निर्धारित है? तो दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? बताइए राजस्थान के राज्यपाल पद से त्यागपत्र देने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले राज्यपाल थे दोस्तों जोगेंद्र सिंह, श्री जोगेंद्र सिंह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री जोगेंद्र सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और उन्होंने यह पद कब संभाला? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और उन्होंने यह पद कब संभाला? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पहली महिला मुख्यमंत्री है वो दोस्तों वसुंधरा राजे थी और उन्होंने 2003 में पद है वो संभाला था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8 दिसंबर 2003 को संभाला था। ये भी तारीख भी आपको याद रखनी है दोस्तों, 8 दिसंबर, ठीक है।
आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में? बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है वो कौन से भाग में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 में, भाग 4 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है कहलाता है। कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उपास्थि कहलाता है। क्या कहलाता है? उपास्थि कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्लाइकोजन संचित होता है, ग्लाइकोजन संचित होता है, तो दोस्तों ये ग्लाइकोजन संचित होता है मुख्य रूप से दोस्तों यकृत में संचित होता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्य रूप से यकृत में संचित होता है। आगे देखिए वह कौन सी प्रकाशीय परिघटना है जिसके द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? वह कौन सी प्रकाशीय परिघटना है जिसके द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है दोस्तों? उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन होता है। डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों क्या पाया जाता है बताइए? द्रव अवस्था में तो दोस्तों यहाँ पर है देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और ये अधातु है ब्रोमीन। अधातु के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है दोस्तों मरकरी, जिसको आप पारा बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये अधातु के बारे में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको विशेष तौर पर दोस्तों क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर सॉरी छठा भाग है जिसमें अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के 5 प्रश्न में मेन मेमोरी दोस्तों सीपीयू बताइए क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केस मेमोरी। दोस्तों केस मेमोरी एक उच्च गति की मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है, जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये स्थित होती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? यानी कि 1 पीबी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट है, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों टेराबाइट मतलब टीबी। आगे देखिए कंप्यूटर गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर गीगो के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से गीगो किसका रूप है? गीगो किसका रूप है? तो दोस्तों ये जो गीगो है ये शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी का रूप है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है इसमें लैंडस्केप। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। अब दोस्तों अपने जो प्रश्न पढ़ेंगे वो दोस्तों करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 61 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखिए मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में भारत के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है वो पूछा गया है कि मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में भारत के किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आमिर खान को। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 62 नंबर का प्रश्न है, आईसीसी ने किस वर्ष की विस्थापित महिला क्रिकेटर्स के लिए टास्क फोर्स की घोषणा की है? बताइए आईसीसी ने दोस्तों किस देश की विस्थापित महिला क्रिकेटर्स के लिए टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान की महिला टीम के लिए। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ महिला अफगानिस्तान महिला क्रिकेटरों के लिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत की रिकर्व पुरुष टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में कौन सा पदक जीता है? भारत की रिकर्व पुलिस टीम ने यानी कि पुरुष टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहे? अखिल भारतीय न्यायालयिक विज्ञान सम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो दोस्तों मुख्य अतिथि है वो कौन रहे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमित शाह रहे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अमित शाह। नेक्स्ट आगे देखिए 2025 के पहले ISSF विश्व कप में भारत का स्थान कौन सा रहा? बताइए भारत का स्थान है वो कौन सा रहा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भारत का स्थान है वो दोस्तों दूसरा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये दोस्तों ISSF ये क्या होता है दोस्तों? ये राइफल पिस्टल और शॉटगन वर्गों के लिए दोस्तों ये विश्व कप आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर। देखिए हाल ही में राजस्थान के फड़ौती में किस पक्षी की जांच में बर्ड फ्लू की घोषणा हुई थी? बताइए ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों। बर्ड फ्लू की जो घोषणा है वो किस में हुई थी? तो वो हुई थी कुर्जा पक्षी में। कौन सी में हुई थी? कुर्जा पक्षी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा युवाओं में नशा मुक्ति के लिए मानस ई आरोग्य पोर्टल शुरू किया गया है? बताइए मानस ई आरोग्य पोर्टल शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये शुरू किया गया है दोस्तों हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये चर्चित है, ठीक है, और वहाँ के जिला कलेक्टर ने ये दोस्तों शुरू किया था ये नशा मुक्त करने के लिए ये मानस ई आरोग्य पोर्टल, और कलेक्टर का नाम था कानाराम, ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य के पहले IT पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई थी? बताइए किस जिले में राज्य के पहले IT पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए
वो है अजमेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठा डोमिनिकल गणराज्य के वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, किसे प्रतिष्ठित डोमिनिकल गणराज्य में वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, बताइए किसे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुकर गुप्ता को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मधुकर गुप्ता को। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कार्तिक शर्मा चर्चा में क्यों है? बताइए, ये राजस्थान के कार्तिक शर्मा है, ये चर्चा में क्यों रहे थे? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो है रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाने के लिए दोस्तों ये चर्चा में रहे हैं। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 9 जिसमें हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। बताइए, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बड़प्पन, सजावट, अमीरी, चालाकी। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के बारे में बताना है, क्रिया से जो बनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सजावट। सजावट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सजना क्रिया से दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है वो बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। बाकी विशेषण से, बाकी तीनों के अंदर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया से बनी है तो वो है सजना। तो सजना में सजना से बनी है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों बोलने वाले के लिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोलने वालों के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, सीता ने खाना खा लिया वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त क्रिया है। सीता ने खाना खा लिया वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, तो वो कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संयुक्त क्रिया। आगे देखिए, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र का कौन सा विशेषण होगा? कुशाग्र का कौन सा विशेषण होगा? बताइए दोस्तों, यहाँ कुशाग्र है वो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशेषण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशेषण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध है? बताइए, किस विकल्प में तत्सम तद्भव का युग्म शुद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों तदा तब, तर्कन ताकना, तदा तब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये शब्द है वो इसमें शुद्ध है, तत्सम और तद्भव का। तदा तत्सम है, तब तद्भव है, तर्कन तत्सम है, ताकना तद्भव है, तदा तत्सम है, तद्भव तब है, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से चीनी शब्द है। चीनी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों चीनी शब्द है वो इसमें लोकाट, लोकाट जो शब्द है वो दोस्तों चीनी शब्द है, ठीक है। और जो लामा है ये दोस्तों तिब्बती शब्द है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 9 प्लस 1 है। यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 9 प्लस 1 है। आगे देखिए, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों उत प्लस ज्वल है, उत प्लस है ज्वल है। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपहरण के अंदर अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? अप का। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें उन्मेष में उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, उद उपसर्ग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लिखावट में पढ़ते हैं। बताइए लिखावट में कौन सा पढ़ते हैं? तो इसमें आवट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, यहाँ पे जो सलील शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 84 नंबर का प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पो प्लस अन। यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माता का पर्यायवाची दोस्तों। यहाँ पे अम्बु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अम्बु इसका सही उत्तर, ठीक है। ये अम्बु है, ये जल का पर्यायवाची है दोस्तों। आगे देखिए, भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द है तो वो क्या है? तो भौतिक का विलोम है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आध्यात्मिक। 87 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है दोस्तों प्रतिचि, प्रतिचि। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वह है संधि। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह है संधि, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, तो वो शब्द होगा दोस्तों प्रागैतिहासिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि सॉरी शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों विवर्त है। तो यहाँ पर ये जो बी नंबर का ऑप्शन दे रखा है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यही एकमात्र इसमें शुद्ध शब्द है, ठीक है। अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न और 15 प्रश्न मैथ के, तो टोटल अपने प्रश्न हो जाएंगे 120। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन यूजिंग सोशल मीडिया। इट इज फुलिश टू वेस्ट टाइम इन यूजिंग सोशल मीडिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें व्हाई वेस्ट टाइम इन यूजिंग सोशल मीडिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है। देखिए बेड यू स्लीप इन इज ब्रोकन, बेड यू स्लीप इन इज ब्रोकन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द बेड यू स्लीप इन इज ब्रोकन, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, बताइए कौन से पार्ट में एरर है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, बताइए कौन से पार्ट में एरर है वो अपने को यहाँ पर बताना है। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गिविंग इन द प्राइजेज, ठीक है, गिविंग इन द प्राइजेज, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए गिव वर्ब के साथ में दोस्तों इनका प्रयोग है वो गलत है, तो यहाँ पे गिव द प्राइजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का सॉरी दूसरा नंबर का पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में एरर है, तो ये दूसरा नंबर का ऑप्शन कौन से में है? सी नंबर के में, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें देखिए द लोयन आस्क्ड द लोयनेस, बताइए दोस्तों, यानी कि एक शेर ने शेरनी को कहा वेयर विल यू हाइड योरसेल्फ अंटिल आई रिटर्न, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द लोयन आस्क्ड द लोयनिस वेयर शी वुड हाइड हरसेल्फ अंटिल ही रिटर्न, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों डिस्क्लेमर, बताइए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों असवीकरण, क्या हो जाएगा? असवीकरण, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा असवीकरण। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए द इन माई देखिए शूजलेस क्रिएटेड ए लॉट ऑफ ट्रबल, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यानी कि शूजलेस मतलब जूते के फीते, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा खालिस्तान में आएगा कनॉट, KNOT, ठीक है, इसका अर्थ होता है गांठ, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वी शुडंट डिस वी शुडंट डिस्टिंग्विश द पुअर एंड द रिच, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें डिस्टिंग्विश है, ठीक है, इसके साथ दोस्तों प्रीपोजिशन है वो बिटवीन आती है, ठीक है, क्या आएगी? बिटवीन, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालिस्तान में बिटवीन आएगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, ठीक है, एंटोनिम, यहाँ पर देखिए चीयरफुल, बताइए चीयरफुल का क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीयरफुल का हो जाएगा मतलब होता है दोस्तों खुश मिजाज, ठीक है, आनंदित, प्रसन्न, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ग्लोमई, क्या हो जाएगा? ग्लोमई, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जिसका अर्थ होता है उदास या निराशाजनक, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस है द मैकेनिक रिपेयर्ड माय कार, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है माय कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खालिस्तान बनना है सी कुड इजीली ईट द सलाड बाय हरसेल्फ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सलाद की बात हो रही है सैलेड की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है वोल, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वोल। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो देखिए दैट पर्सन हु इज ऑनेस्ट डज नॉट नीड टू फियर एनीथिंग, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए सेंटेंस दे रखा है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब इसका दोस्तों सीधा सा नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा? आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है इसमें? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो इट इज हाई टाइम यू लुक योर स्टडीज सीरियसली, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हरिशंकर इज ए वीक मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों वीक 8 का प्रयोग होगा, वीक 8 मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस यूजिंग एन दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोफोबी, यानी कि दोस्तों अपने पता नहीं कौन से पार्ट में बिल्कुल सही कोमा और दोस्तों कैपिटल वर्ड है या स्मॉल वर्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें अपने को बतानी है इसमें कि कौन से में सही चीजें लगी हुई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए हुज बुक इज दिस, ये वाला जो सेंटेंस है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही रखा है, इसमें मात्रा और कोमा ये सब कुछ सही लगे हुए, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो गणित के 15 प्रश्न करेंगे, यानी कि 106 से 120 तक, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और दुकानदार ने उसे 40% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सीधा सा कितना हो जाएगा? 600 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों? 600 रुपए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे 107 नंबर का प्रश्न है अमित एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, अमित और सेजल उसी कार्य को बेहतर दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया, दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें अमित शेष कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं बेहतर तो 1/120 कार्य करता है ये एक कार्य को, और ये मतलब 1/120 दिनों में, और ये करता है बेहतर दिनों में, तो इसका दोस्तों अपने क्या करेंगे जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा 360, कितना जाएगा? 360, और 360 में दोस्तों वही इसका भाग देंगे तो कितनी बार गया? 3 बार, और बेहतर का भाग गया दोस्तों 5 बार, 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 5 यानी कि 5 - 3 करेंगे तो ये सेजल की क्षमता आ जाएगी दोस्तों 2, ठीक है। अब
दोस्तों दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सेजल 20 दिनों बाद में काम छोड़कर चली गई। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूं दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 87 नंबर 87 दिन इसका सही उत्तर होगा। ये मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रश्नावली वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आगे देखिए 42 संख्याओं का औसत 37 है। 42 है संख्याओं का जो औसत है वो है दोस्तों 37 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सीधा सा है भाई 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 37 इंटू 3 7 21 90 कितने हो जाएंगे 111। ठीक है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है। दोस्तों प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इनको सबका टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 77। कितनी संख्या है 8, भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग मत हो। ठीक है, अनुपात कैसे निकलेगा फिर, तो ये तो औसत निकल जाएगा इनका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इतना आपने कर दिया, यहाँ पे 77 बटे 8। ठीक है, अब प्रथम 10 सम संख्याओं का दोस्तों अपने को योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो n प्लस 1 ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 10 और n प्लस 1 यानी कि कितने हो जाएंगे 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पर 110 बटे 10 और 77 बटे 8। ठीक है, बस इसको ऐसे ही करना है अपने को। तो यहाँ पे अनुपात है वो दोस्तों इनको आप काटोगे। ठीक है, तो ये तो गया दोस्तों कितनी बार 11 बार। ठीक है, और ये जा रहा है क्या, देखिए ये यानी कि 77 बटे 8 है अनुपात 11, तो इसमें आएगा दोस्तों 7 अनुपात 8। इसको आप काटोगे तो 7 अनुपात 8 आ जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 केजी से कम करके 72 केजी कर लेता है। व्यक्ति के वजन घटाने का प्रतिशत है वो कितना है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है कि भाई 80 में से 72 गए तो कितने बचे दोस्तों 8 किलो बचा। ठीक है, सीधा सा है, यहाँ पे 8 बटे 80 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 से 1 8 छूट गया, बचा अपने पास में क्या 10% वजन कम किया उसने। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, सीता गीता व सरस्वती प्रत्येक ने 56,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन सीता ने 6 महीने बाद और गीता ने 10 महीने बाद अपना हिस्सा निकाल लिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ है वो 55,720 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो सरस्वती के लाभ का हिस्सा है वो क्या होगा, सरस्वती के लाभ का हिस्सा सबसे पहले तो दोस्तों इसका अनुपात अपने को निकालना है। ये सीता, ये गीता और ये सरस्वती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 6 महीने बाद निकाल देती है, ये 10 महीने बाद और ये 12 महीने बाद। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों एक व्यापार प्रारंभ किया था, तो इसको काटेंगे तो दोस्तों देखिए 3, ये 2 से कट रहा 5 बार और ये 6 बार, यानी कि 3 अनुपात 5 अनुपात 6 आ जाएगा। ठीक है, और अनुपातों का योग कितना होगा दोस्तों 6 और 3 9 9 और 5 14, यानी कि दोस्तों इसको पर है वो ऐसे लिख सकते हैं 14x बराबर कितना था, तो दोस्तों यहाँ पे 55,720, तो यहाँ पे 55,720। ठीक है, बस भाग दे लीजिए, यहाँ पे x बराबर 55,720 बटे 14, तो यहाँ पर x बराबर निकल कर आ जाएगा कितना 3980। ठीक है, तो 3980 और अपने को निकालना किसका है सरस्वती का, तो 6 से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 23,880 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर इसका लाभ का हिस्सा पूछा था, तो 23,780 सॉरी 23,880 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी। यदि जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 4% की कमी होती है तो शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है। भाई कुछ भी नहीं करना, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं इसमें, सीधा सा मैं आपको बोलूं 2,60,000 इंटू भाई कमी हुई है ना भाई, प्रत्येक में कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो दोस्तों 100 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या करोगे 100 में से माइनस करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 96 बटे 100 इंटू 96 बटे 100, 2 वर्ष का ही पूछा ना, बस इसको काट लीजिए, 1 2 3 4 सॉरी 4 0 तो नहीं कटेगी, 3 कटेगी, तो 1 2 3। ठीक है, ये 5 से दोस्तों सॉरी 2 से ये 5 बार कटा, ये 13 बार कटा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 इंटू 96 कर लीजिए और 5 का भाग दे दोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2,39,616। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे एक पिता ने अपने बेटों एबीसी में अपनी धनराशि क्रमशः 7 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात में बांटा है। यदि सी को मिली राशि बी से 120 अधिक है तो एक को मिली राशि कितनी है, तो एक को मिली राशि कितनी है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 7 और 5 और 9। ठीक है, ये अपने अनुपातों का अनुपात दे रखे टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे यदि सी को मिली राशि बी से 120 रुपए अधिक है तो दोस्तों आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट है वो दोस्तों 210 रुपए ले लिए। ठीक है, सी को मिली राशि बी से 120 अधिक है, वही अनुपात है वो बराबर आना चाहिए, सीधा सा मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 7 बराबर 30 आ जाएगा, तो 7 21 यानी कि 1 बराबर 30 आ जाएगा, तो 7 बराबर 30 यानी कि 7 इंटू 30 हो जाएगा, तो 210 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 114 और 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों देखिए इतिहास या भूगोल का जो अधिकतम अनुपात है वो है दोस्तों कितना 1.55 आपको दिखाई दे रहा होगा, 1.55, और सबसे कम है वो कौन सा है, तो यहाँ पर 0.35 ये दिखाई दे रहा है आपको, तो 0. सॉरी
0.35। अब ये इसमें से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1.20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1.20। 115 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है, उसके इतिहास में अंक है, तो वो बताइए इतिहास और भूगोल में छात्र 4 अंकों का जो अनुपात है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों देखिए इतिहास और भूगोल में छात्र 4 के अंकों का अनुपात है वो है दोस्तों कितना 1.25 है। ठीक है, 1 2 3 4 1.25 है। ठीक है, तो 1.25 को दोस्तों अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 125/100। ठीक है, लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको काट लिया तो क्या लिखेंगे 25/4 सॉरी 5/4 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतिहास 5 भूगोल 4, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सीधा सा भूगोल यानी कि 4 है। ठीक है, तो और इतिहास 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए 60 अंक मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे अपन, तो जैसे इतिहास के 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है, 60/4 इंटू 5 प्लस, तो 15 चौके 60, 15 5 75, तो यहाँ पे 75 अंक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 26 75 और 23 20 को विभाजित करने में शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होता है, 5 और 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे 26 75 और 23 20 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5 और 6 प्राप्त होगा। तो दोस्तों सीधा सा इन दोनों में से माइनस कर दीजिए 5 और 6, ये दो संख्या दे रखी है, इनमें से 5 और 6 माइनस करना है। ठीक है, और फिर दोस्तों मैथम समापवर्तक निकालना है, इसका एचसीएफ 178 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दो संख्याएं 9 और 11 अनुपात में, यदि उनका मैथम समापवर्तक 23 है तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो पूछा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर 9x अनुपात 11x हो जाएगा, एचसीएफ अपने को निकालना है तो 9x बराबर 9 इंटू x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 46 का। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी धनराशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न है वो आप आसानी से कर लेना, मैं आपको इसमें डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। इसका 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन उठा के देख लेना। ठीक है, 1200 लगा के देख लेना, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन जोड़ा जाता है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी। देखिए मूलधन मान लिया आपने कितना 100 रुपए, 6 महीने के अंत में ब्याज है वो ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों 100 इंटू 12 इंटू 6 बटे 6 महीने का निकाल रहे हैं, 100 इंटू 12, बस काट लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 6 कट के बचा अपने पास में क्या 6 है। ठीक है, तो ये 100 में अपन 6 का क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 106, और 106 का दोस्तों अपन क्या करेंगे वापस वैसे करेंगे 106 इंटू 12 इंटू 6 बटे 100 इंटू 12, तो यहाँ पे 12 से 12 कट गया, और दोस्तों 106 इंटू 100 यानी कि 636 में 100 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6.37 आ जाएगा, तो 6 और 6.37 कितना होता है 12.37, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 120 नंबर का प्रश्न है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन है, 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, ट्रेन कितनी लंबी थी, ट्रेन है वो कितनी लंबी थी, तो दोस्तों ये 140 मीटर है वो लंबी ट्रेन थी दोस्तों, ये आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।